ऐसा क्यों है कि कुछ मुट्ठी भर लोग इनफाइनाइट वेल्थ को ओन करते हैं, जबकि लाखों करोड़ों लोग लड़ रहे हैं सिर्फ बेसिक सर्वाइवल के लिए? क्या फर्क है वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर्स में और एक आम आदमी की सोच में, जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है? मैं हूं आपका दोस्त अमन और मैं स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन ऑडियो बुक के कंटेंट में, 10x is easier than 2x। इस बुक में डॉक्टर बेंजामिन हार्डी ने डैन सलेवंस की टीचिंग को कंपाइल किया है। बीते 35 सालों में 25,000 से भी ज्यादा हाई लेवल एंटरप्रेन्योर्स डैन के स्ट्रेटेजिक कोच प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। किसी डेड बॉडी से छेड़छाड़ करना इटली में एक बहुत ही सीरियस क्राइम था, पर यह रूल इस कहानी के कैरेक्टर मिशेल एंजेलो को ह्यूमन एनाटॉमी सीखने से नहीं रोक सका। मिशेल एंजेलो को जुनून था ह्यूमन एनाटॉमी सीखने का, समझने का, हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन कैसे काम करता है, कैसे सारी मांसपेशियां जुड़ी हैं, कैसे टेंडन्स कनेक्टेड हैं, कैसे नसों में खून बहता है। उसे हर एक चीज़ को बिल्कुल गहराई से समझना था। उसे जुनून था एक ऐसा काम करने का जो आज से पहले कभी किसी ने ना किया था। उसे हरक्यूलिस की 9 फीट ऊंची एक ऐसी मूर्ति बनानी थी जिसकी आज से पहले कोई कल्पना भी ना कर सका हो, और इस सपने को लिए वो चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। उसे पता था कि जिस डिटेल्स को वो अपनी मूर्ति में उतारना चाहता है, उसे बनाने के लिए उसे ह्यूमन बॉडी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। वह तलाश करता ऐसी डेड बॉडीज की जिनकी किसी को ज़रूरत ना हो। वो ऐसे शवों की तलाश में था जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, ताकि वह और गहराई से मानव शरीर को समझ सके और कल्पना कर सके उस हरक्यूलिस की, उसके हर एक हिस्से की, हर एक बारीकी की, जिसे वह अपनी मूर्ति में उतारना चाहता था। जिन बारीकियों की वह कल्पना करता, उनको बनाने के लिए उस समय औजार भी मौजूद नहीं थे। उसे खुद से बहुत सारे औजार बनाने पड़े ताकि वह उन बारीकियों को दर्शा सके। वह दिन रात लगा रहता, बिना सोए बिना खाए, बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ। 2 से 3 साल बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उसका हरक्यूलिस की मूर्ति बनाने का सपना पूरा होने जा रहा था। इस काम ने उसे अंदर से बिल्कुल बदल कर रख दिया। वह एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था, क्योंकि जो काम उसने किया वो करने के लिए एक मामूली माइंडसेट काफ़ी नहीं था। वह जन्म से एक महान आर्टिस्ट तो ना था, पर वक्त के साथ साथ उसने खुद को उस ढांचे में ढाल लिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऑथर ने 10x प्रोसेस का नाम दिया है। कैसे कर पाया वो इतना बड़ा काम? साइकोलॉजी में इसको साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है, जिसका मतलब है आपके प्रॉब्लम से लड़ने की एबिलिटी, जो आपके पर्सनल स्टैंडर्ड से मैच करती हो। मिशेल एंजेलो वॉज इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल। वो खुद पर काम करता गया और खुद को लगातार बेहतर से और बेहतर बनाता गया। वो सिर्फ हरक्यूलिस पर ही नहीं रुका, उसने फिर अपनी अगली 10x जंप ली और उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला, विच वॉज डेविड। इट वॉज हिज नेक्स्ट 10x अपॉर्चुनिटी। अपने नए कॉन्फिडेंस और स्किल सेट के साथ वो डेविड पर काम करने लगा, एंड इवेंचुअली देखते ही देखते 3 सालों के अंदर अंदर उसने 17 फीट के मार्बल के टुकड़े को इतिहास की सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाकर रख दिया। मिशेल एंजेलो का फेम बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे द ग्रेट लियोनार्डो डा विंची से कंपेयर करने लगे थे लोग। अपने जीवन में वह एक से बढ़कर एक 10x जंप लेता रहा। 10x जीने का मतलब है कि आप अपनी सबसे बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। वॉट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। आपकी ज़िंदगी के हर दूसरे लेवल पर एक अलग आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपका एक बेहतर वर्जन जो उस काम को बखूबी से कर पाए। लाइफ में ज़्यादातर लोग बस थोड़े से और के लिए कोशिश करते हैं, एक प्रमोशन या थोड़े से और पैसे या आपका एक पर्सनल रिकॉर्ड, विच मीन्स गोइंग फॉर इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, विच इज़ ए 2x माइंडसेट एंड नॉट अ 10x माइंडसेट। 2x का मतलब जो आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना या उसे मेंटेन करना है। 2x इज़ लीनियर, 2x इज़ एग्जॉस्टिंग, 2x इज़ सोल डिफीटिंग। वहीं दूसरी ओर 10x इतना इम्पॉसिबल लगता है, इतना बड़ा लगता है कि वो तुरंत आपको अपने करंट माइंडसेट से बाहर निकाल देता है। 10 गुना बेहतर रिजल्ट्स के लिए ना तो आपको 10 गुना ज़्यादा देर तक काम करना है, ना 10 गुना ज़्यादा काम करना है।
यू विल हैव टू चेंज योर मेथड्स जो आपको 10x ग्रोथ तक लेकर जाएंगे। 10x इजंट अबाउट मोर, इन फैक्ट इट्स अबाउट लेस। जब पोप ने मिशेलएंजेलो से पूछा कि इस डेविड को बनाने का कुछ सीक्रेट क्या था, कैसे इतना मुश्किल काम आप कर पाए, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल जवाब दिया। ही सेड, आई जस्ट रिमूव्ड व्हाट इज नॉट डेविड। गोइंग 10x इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर फोकस। आप अपनी कोर तक पहुंचते हैं और फिर आप उस हर एक चीज को हटा देते हैं जो कि डेविड नहीं है। स्टीव जॉब्स को सिंप्लीफिकेशन का मास्टर माना जाता है। सिंप्लीफिकेशन जो कि एसेंस है इनोवेशन का। आईपॉड डिजाइन करते वक्त स्टीव जॉब्स ने आईपॉड से हर एक उस चीज को हटा दिया जिसकी लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं थी। पहले की तरह अब लोगों को बड़ी बड़ी एल्बम्स के लिए नहीं पैसे देने पड़ते थे। दे कुड जस्ट हैव दैट वन सॉन्ग जो उन्हें पसंद है। इसने म्यूजिक के एक्सपीरियंस को 10x बेटर और 10x आसान बना दिया। जैसे कि 10x इज नॉट अबाउट मोर, इट्स अबाउट लेस। सिमिलरली 10x इज नॉट अबाउट क्वांटिटी बट इट इज अबाउट क्वालिटी। मिशेलएंजेलो अपने काम के क्वांटिटी की वजह से नहीं जाने जाते थे, बल्कि उसकी क्वालिटी की वजह से जाने जाते थे, क्योंकि उन जैसा काम उस एरा में कोई और कभी नहीं कर पाया। बहुत से लोग लाइफ में सिर्फ बिजी होते हैं पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। बचपन में क्रॉल करने से लेकर अब चल पाना, भाग पाना एक 10x ग्रोथ का एग्जाम्पल है। सिमिलरली चलने से बेहतर एक बाइक का या गाड़ी का यूज़ कर पाना एक 10x एग्जाम्पल है। 10x इज़ नॉट अ लीनियर ग्रोथ, बल्कि ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये एक क्वालिटेटिव शिफ्ट है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट थ्योरी, समय से वैल्यूएबल भी एक चीज़ है जो कि है अटेंशन। ज़्यादातर लोगों की अटेंशन इधर उधर बिखरी रहती है और वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अटेंशन को समय से भी ज़्यादा कीमती माना गया है। 10x प्रोग्रेस का मतलब है कि आपकी अटेंशन बहुत कम चीज़ों पर फोकस्ड है, पर जिन चीज़ों पे आपने फोकस की है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कि आपकी अटेंशन फोकस्ड है, ना कि बिखरी हुई। 10x एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके स्टैंडर्ड्स और विजन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये आपकी स्ट्रैटेजी और फोकस को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ये हर उस चीज़ को हटा देता है। ये आपको यूनिक एरियाज़ में मास्टरी करने के लिए मजबूर करता है। 10x एक व्हीकल है जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। हर बार जब आप खुद से 10x को कमिट करते हैं तो आप एक नई जर्नी पर जाते हैं, जहाँ पर आप एक नए खुद की पहचान करते हैं। ये प्याज के छिलकों को हटाने की तरह है। आप अपनी कोर वैल्यूज़ के और पास पहुँचते रहते हैं। डैन ने 4 फ्रीडम्स को एक्सप्लोर किया जो हर उस इंसान की ज़रूरत रहती है जो अपने 10x की जर्नी पर है। ये 4 फ्रीडम्स हैं: फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप एंड फ्रीडम ऑफ पर्पस। मिशेलएंजेलो ने अपने जीवन काल में इन चारों फ्रीडम्स को बहुत एक्सपैंड किया। जैसे फ्रीडम ऑफ टाइम, ने अपने समय को बहुत लिमिटेड चीज़ों पे खर्च किया और उसके समय की वैल्यू वो और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा आंकते थे। फ्रीडम ऑफ मनी, अपने हर एक प्रोजेक्ट के साथ उसकी कमीशंस बढ़ती चली गई। फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप्स, उसका नाम दुनिया में इतना ज़्यादा फैल चुका था कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग भी उसकी तलाश में थे। फ्रीडम ऑफ पर्पस, उसके प्रोजेक्ट्स इस कदर इम्पॉर्टेंट हो गए थे कि वो कल्चर और हिस्ट्री को शेप करने लगे। हर 10x जंप के साथ उसका पर्पस और बड़ा और मीनिंगफुल होता चला गया। इन सभी फ्रीडम्स को एक्सपैंड करना ही हर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी का हिस्सा होता है। और एक मज़े की बात यह है कि इन फ्रीडम्स का कोई एंड पॉइंट नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट टू देम। 10x हर उस चीज़ को आपकी लाइफ से हटा देगा जो कि 10x नहीं है, जो ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ हो सकती हैं। और दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है इस बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट और मैं मिलता हूँ आपसे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1, द सिंप्लिसिटी ऑफ 10x ग्रोथ। इस चैप्टर में हम 10x प्रोसेस की डिटेल्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे 10x और 2x एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे 10x कहीं ज़्यादा ईजी, सिंपल और एक्साइटिंग है 2x से,
ये प्रोसेस हाईली इमेजिनेटिव, स्ट्रैटेजिक और प्रैक्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अपने प्रॉफिट्स को 10% से बढ़ाना हो तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर बर्नार्ड कहते हैं, एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल नहीं है। एक बेहतर सवाल ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस को 10% बढ़ाने के इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, पर बिजनेस को 10 गुना बड़ा करने के बहुत लिमिटेड रास्ते होंगे। हो सकता है शायद एक ही हो। डॉक्टर बर्नार्ड इनकरेज करते हैं कि आप अपने गोल को इतना बड़ा बना दें कि वो सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर से पूछा कि अगले 12 महीनों में अगर आपको $1 मिलियन कमाने पड़े तो क्या आप कमा पाएंगे? तो एंटरप्रेन्योर ने सोचकर कहा हाँ। तो डॉक्टर बर्नार्ड ने कहा, चलिए मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ, अगर आपको अपने बिजनेस को अगले 1 साल में $10 मिलियन से बढ़ाना है तो क्या आप ये कर पाएंगे? एंटरप्रेन्योर ने थोड़ा सोचा और बोला कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। डॉक्टर बर्नार्ड कहते हैं ओके, ये इम्पॉसिबल है अनलेस, क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि ये इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल हो सके। आप सोचिए और पूछे खुद से कि आपको ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए, और आपको इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक फंडामेंटल रीज़न कि 10x की प्रोसेस 2x से कहीं ज़्यादा सिंपल, ईजी और प्रैक्टिकल है, वो ऐसे है क्योंकि 2x गोल की तरफ जाने वाले रास्ते कहीं ज़्यादा हैं, और ये एक फिनोमिना को जन्म देता है जिसे कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, जिससे ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस एरिया पे फोकस करें और किस पे नहीं। जबकि इससे अलग 10x गोल के लिए बहुत लिमिटेड रास्ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिलती। डैन कहते हैं कि अपने आज को बेहतर बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है अपने कल को और बड़ा और अच्छा कर पाना। अगर आप खुद को 2x के लिए पुश कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हैं, और वो भी बहुत थोड़े से रिजल्ट्स के लिए। 10x सिग्नल को नॉइज से अलग कर देता है। ऑलमोस्ट कुछ भी 10x के लिए काम नहीं करता जब तक आप इसको बहुत सीरियसली डालें और इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ना हो। आपको बहुत वाइजली अपने रास्तों को चुनना होगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड कंडीशंस ही आपको ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन दे पाएंगी जिनकी आपको 10x ग्रोथ के लिए ज़रूरत है। जितने बड़े और स्पेसिफिक आपके गोल्स और स्टैंडर्ड्स होंगे, उतने ही आपके पास कम ऑप्शंस रह जाएंगे, जो कि काउंटर इंट्यूटिवली इस रास्ते को आसान बनाता है। बहुत ज़्यादा घंटे तक काम करना बेटर रिजल्ट्स के इक्वलेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट पे फोकस कर रहे हैं और ना कि ट्रांसफॉर्मेशन पर। 80-20 रूल या परेटोस प्रिंसिपल यह बताता है कि आपके 20% टास्क्स आपके 80% रिजल्ट को फर्निश करते हैं, और जबकि आपके रेस्ट 80% टास्क सिर्फ और सिर्फ 20% रिजल्ट दे पाते हैं। तो कैसे अलग करें अपने 20% उस एफर्ट को जो कि यूज़फुल है बाकी 80% से जो उतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है? आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको अपना गोल आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। एक छोटे बच्चे ने चौराहे पर पहुंचकर पूछा कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, लेफ्ट या राइट? तो एक बुजुर्ग बताते हैं कि ये इस पर निर्भर करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो इस पर उस बच्चे ने बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा सुनकर बुजुर्ग ने कहा, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। देखिए, जब तक हम अपने गोल्स को लेकर बहुत क्लियर नहीं होते तब तक इम्पॉसिबल है एक ऐसा रास्ता चुन पाना जो हमें 10x ग्रोथ की तरफ ले जाए। छोटे गोल्स या 2x अप्रोच के लिए बहुत ज़्यादा 80-20 थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपको चेंज होने पर मजबूर नहीं करते। आप जैसे हैं वैसा चलते रहेंगे तो भी लीनियर ग्रोथ मिलती रहेगी। अपना गोल आइडेंटिफाई करने के बाद आपको यह समझने की ज़रूरत है कि अब आपको अपना गोल बहुत बड़ा रखना है। इतने बड़े गोल को अचीव करने के लिए इट विल बिकम ऑब्वियस कि कौन से रिश्ते, कौन से टास्क्स, कौन सी एक्टिविटीज़ आपको उस गोल तक नहीं लेके जाएंगी। दिस इज़ दैट 80% जो उतना प्रोडक्टिव नहीं है। 10x की ओर जाना आपको मजबूर करता है हर एक उस 80% टास्क को
एलिमिनेट करने के लिए जो आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं और फोकस करने के लिए सिर्फ उस 20% टास्क पे जो कि बहुत रेलेवेंट और हाई इम्पैक्ट के हैं। ये फ्रेमवर्क हर एक 10x जंप पर अप्लाई करेगा। हर बार 10x जंप के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% विल स्केल, रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल फिल्टर आउट। डैन अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स की मदद कर चुके हैं उनके 20% को डबल करने और रेस्ट 80% को लेट गो करने में। 2x is working in the business and 10x is working on yourself and working on the business. ऑथर कहते हैं कि when your why is strong enough, you will find the how. एक बार आपने प्रोसेस को पूरी तरह से कमिट कर दिया और आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी को आपको इंक्रीज हर हालत में करना ही होगा। There is no other way. Good is the enemy of great, they say. ऑथर डिसीजन फटीग के फिनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिसीजंस रेगुलर इंटरवल पर लेने से होता है और ऐसे माइक्रो डिसीजंस की माइक्रो मैनेजमेंट के चलते आप खुद को बड़े डिसीजंस लेने में सक्षम नहीं महसूस करते। आपको ढूंढने की ज़रूरत है हुज एंड नॉट हाउज, मतलब कि आप हर एक टास्क को खुद से नहीं कर पाएंगे, आपको काबिल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे लोग जो आपका 80% टास्क कर सकें और आप अपने 20% टास्क पे पूरी तरह से समर्पित रह सकें जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे रहा है। ऐसे लोगों को हायर करना जो आपका 80% वाला काम कर सकें, यह एक कॉस्ट नहीं बल्कि एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट खुद में और आपके बिजनेस में। यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 1 और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2 10x द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग यू डू। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे कमिटमेंट के जरिए हम अपनी आइडेंटिटी को और खुद को बिल्कुल 10x ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे 10x गोल होना एक अलग बात है, पर उन गोल्स को अपने स्टैंडर्ड्स बनाना एक बिल्कुल अलग बात। अगर आप इसके बारे में सीरियस हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा और यही एक तरीका है पूरी तरह से आज़ाद होने का। हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 24 साल के चैड की, जो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ट्रेनिंग पर था। ये ट्रेनिंग इतने हाई स्किल्स को डिमांड करती थी कि अगर सिर्फ 18 महीने के अंदर आप $15 मिलियन की एसेट मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाए तो आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता। चैड ने शुरुआत में ही अपने मैनेजर को साफ कर दिया कि वो $100,000 से नीचे वाले क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करेगा। उसके मैनेजर ने कहा ये इम्पॉसिबल है, इतनी कम उम्र के बच्चे को कोई अपना इतना सारा पैसा मैनेज करने के लिए भला क्यों देगा। बट चैड वॉज फोकस्ड। वो रोज़ सबसे पहले ऑफिस में पहुंचता और सबसे आखिर तक काम करता। उसने अपनी पूरी एनर्जी इस काम पर लगा दी थी और वो खुद को इम्प्रूव करता जा रहा था। जहाँ उसके दोस्त पार्टी करते, रात को देर तक क्लब में रहते, वो सिर्फ अपने काम में फोकस था। 6 महीने हो गए, लगातार उसने खूब सारी कॉल्स किए पर कोई रिजल्ट नहीं आया। अचानक एक दिन चैड के पास एक बार कॉल आता है, एक ऐसे इंसान का जो रिटायर होने जा रहा था और वो चाहता है कि चैड उसके $600,000 को मैनेज करे। ये अमाउंट 6 गुना ज़्यादा था उस अमाउंट से जो उसके मैनेजर ने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है। कुछ ही महीनों में चैड ने अपना मिनिमम स्टैंडर्ड $100,000 से बढ़ाकर $250,000 तक ले गया। और वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, उसे और स्पेसिफिक होना था, अपने स्टैंडर्ड्स को और रेस करना था, उसे अपने निश में बिल्कुल एक्सेल करना था। चैड ने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया, ना कि क्वांटिटी पे। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं, पर वो उन क्लाइंट्स के स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से मीट करता। आगे बढ़ते बढ़ते उसका 20% बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो अपनी रेस्ट 80% आइडेंटिटी को लेट गो करता जा रहा था। हर नए साल उसके क्लाइंट्स कम होते गए, पर क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड्स को इतना बढ़ा चुका था, उसका पोर्टफोलियो फिर भी बढ़ता ही जा रहा था। अब उसने असिस्टेंट्स हायर कर लिए थे हर उस काम को करने के लिए जो चैड का 20% नहीं था। He removed everything which was not David. To quote a 10x thinker, एक एसेंशियलिस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाता है
बाय रिमूविंग मोर एंड नॉट बाय डूइंग मोर। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स चैट जैसी ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कभी 10x जंप लिया ही नहीं। जहां चैड अपने 24 साल की उम्र में 200 से भी ज़्यादा दिन ऑफिस जाया करता था, अब वह ऐसा केवल सिर्फ 30 दिनों के लिए करता, और रेस्ट वो बहुत ज़्यादा फोकस था अपनी डायरेक्शन पर, अपने काम पर, जिसने उसको और बेहतर इंसान बनने पर मजबूर किया। जैसे ही कोई चीज़ 2x हो जाती, वो बाकी 80% को लेट गो करता या किसी काबिल हु को डेलीगेट कर देता और अपने 20% पर दोबारा फोकस करता। अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने और खुद को 10x करने के लिए डैन 4 C's का फॉर्मूला बताते हैं। पहला C है कमिटमेंट। जैसे ही आप कमिट करते हैं किसी स्टैंडर्ड को जो आपकी करंट कैपेबिलिटी से बहुत बहुत ऊपर है, इट पुशेस यू आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट एंड नॉलेज जोन। दूसरा C है करेज। इतने हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए करेज की ज़रूरत है। ये फेलियर्स ही आपका फीडबैक रहेंगे आगे की जर्नी के लिए। तीसरा C है कैपेबिलिटी। कमिटमेंट और करेज के ज़रिए आप ऐसी कैपेबिलिटीज़ को अनलॉक कर पाएंगे जिनसे पहले आप बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। कमिटमेंट लीड्स टू मास्टरी, जहां आप अपने नए स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर चुके होते हैं। चौथा C आता है कॉन्फिडेंस। तो नए स्किल सेट को हासिल कर और करेज के साथ अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर आप कॉन्फिडेंस तक पहुंचते हैं। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी बताती है कि जितना इंसान फ़ायदों की तरफ आकर्षित होता है, उससे कहीं ज़्यादा डर लगता है उसे नुकसान से। इस लॉस को अवॉइड करना खुद को 3 तरीके में मैनिफेस्ट करता है। पहला है संक कॉस्ट बायस, मतलब जिस चीज़ में आप इन्वेस्टेड हैं उसी में और इन्वेस्टेड रहना, फिर चाहे वो अनप्रॉफिटेबल ही क्यों ना हो। दूसरा है एंडाउमेंट इफेक्ट, जो कहता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको ओवर वैल्यू करना सिंपली बिकॉज यू ओन इट। तीसरा है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो चीज़ आप पहले से ही करते आए हैं उसी को लगातार करते रहना ताकि सबकी नज़र में आप कंसिस्टेंट दिखें। ये सारी टैक्टिक्स बहुत मुश्किल बना देता है आपको अपने 80% को लेट गो करने में। हमारी अनकॉन्शियसनेस हमें सिर्फ उतना ही हासिल करने देती है जितना हम बिलीव करते हैं कि हम काबिल हैं। अगर हम खुद को बहुत कम आंकते हैं देन ऑल वी डिजर्व इज पॉवर्टी। हमारी अनकॉन्शियस ये बिल्कुल मेक श्योर करती है कि हमारी एक्चुअलिटी वही हो। 99% लोग इस दुनिया में बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि वो कभी भी कुछ भी ग्रेट अचीव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज ग्रोथ के लिए ही एम करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि रियलिस्टिक गोल्स के लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा फियर्स और ब्रूटल है, और ये सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम करता है। इट इज़ एक्चुअली ईजियर टू रेज $1 million rather than to raise $1,000. With unrealistic, impossible goals or 10x goals, the competition is lowest and the excitement is highest. मिस्टर बीस्ट के नाम से अपना YouTube चैनल रन करने वाले जिमी के 241 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जिमी बताते हैं कि ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, पर एक वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज़ हासिल करना कहीं ज़्यादा आसान है 50 वीडियो पर 100,000 व्यूज़ हासिल करने से। आप सिर्फ एक बहुत बेहतरीन वीडियो अपलोड करके उस पर ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हो बनस्पत की 100 मीडियोकर वीडियोज़ अपलोड करना। इट इज़ वेरी एक्सपोनेंशियल। जिमी बताते हैं कि अगर आप अपनी वीडियोज़ पर मुझसे 10% ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और वो आपकी वीडियोज़ 10% ज़्यादा देर तक देखें, तो ऐसा नहीं है कि आपका व्यू काउंट 10% से इंक्रीज़ होगा, बल्कि ये 2 से 4 गुना तक बढ़ सकता है। यू हैव टू थिंक एक्सपोनेंशियली। अगर आप 5 काम में इन्वॉल्व हैं तो आप हर एक काम को केवल अपना 20% ही दे पाएंगे, जबकि इसके विपरीत अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए एक अलग इंसान को हायर करते हैं तो वो अपना 100% दे पाएगा आपके उस 20% काम के लिए। आप 10 घंटे एक दिन में एडिटिंग को नहीं दे सकते, पर वो दे सकता है। पहले से बेहतर और अलग होना दोनों ही एसेंशियल है 10x ग्रोथ के लिए, जो दर्शाता है कि 10x क्वालिटेटिव है और ना कि क्वांटिटेटिव। 10x ग्रोथ के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़रूरी है कि आपकी टीम सेल्फ मैनेजिंग हो, यानी खुद से खुद को मैनेज कर पाए। इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी बताती है कि आपकी टीम को अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ पर काम करने के लिए
एक सेंस ऑफ ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। बिना इस फीलिंग के वो खुद को ग्रोथ और मोटिवेशन में हैंडीकैप महसूस करेंगे। और दूसरा बड़ा कारण कि आपकी टीम को सेल्फ मैनेजिंग होना चाहिए वो ये है ताकि आपका समय फ्री रहे और आप अपने 20% जीनियस जोन पर काम कर पाए। इंस्टेड ऑफ माइक्रो मैनेजिंग स्मॉल थिंग्स, आप 10x बेटर और 10x वैल्यूएबल हो पाए हर उस चीज़ में जो आप ऑफर कर रहे हैं। टू थिंक एक्सपोनेंशियली यू हैव टू थिंक अबाउट क्वालिटी एंड नॉट अबाउट क्वांटिटी। अपने 20% पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए और उस पर बेहतर से और बेहतर बनिए। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 2 और मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, 10x embraces abundance and rejects scarcity. This is my favorite chapter of the book. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नीड और वांट में क्या फ़र्क है। 10x जाने के लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। एक नीडिंग माइंडसेट से एक वांटिंग माइंडसेट की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि 10x जाना कोई मजबूरी या कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक चाहत है। इट इज़ अ वांट। फ्रीडम की हाईएस्ट फॉर्म वांट के ऊपर बेस्ड होती है, ना कि किसी नीड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने किसी भी वांट को चाहने का एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट ये है कि आप जो भी चाहते हैं आपको उसे किसी को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहतों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। आपको कोई चीज़ चाहिए तो बस चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अटपटा लग सकता है, क्योंकि ऐसे ही तो सोसाइटी और कल्चर ने हमें ट्रेन किया है। यही स्कूल और कॉलेजेस में हमें सिखाया जाता है टू चेज अ सर्टेन सेट ऑफ नीड्स, खास करके पैसा। जिन भी चीज़ों का सब पीछा कर रहे हैं उन्हें क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह देखा जाता है, इसीलिए सभी चाहते हैं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि कोई उस चीज़ से बिल्कुल वंचित ना रह जाए। ऑथर डैन कहते हैं कि जब आप एक नीडिंग की दुनिया में जी रहे हैं तो आपको ना केवल खुद को बल्कि सभी को समझाना पड़ेगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत क्यों है। पर अगर आप इस दुनिया की दहलीज को लांघ कर एक वांटिंग की दुनिया में पहुंच पाए तो वहाँ कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दुनिया है इनोवेशन की। वांटर्स आर क्रिएटिंग थिंग्स जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यहाँ आप कुछ नया बना रहे हैं, कुछ इनोवेट कर रहे हैं, और किसी भी सूरत में ये किसी से कुछ छीनने के बराबर नहीं है। अपनी बुक हाउ टू मेक वेल्थ में ऑथर पॉल बताते हैं कि वेल्थ एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। वेल्थ हर वो चीज़ है जिसकी हम चाहत रखते हैं, फिर चाहे वो फाइन डाइनिंग हो या घर या बड़ी गाड़ी या किसी इंटरेस्टिंग जगह पर घूमने जाना। वेल्थ होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसे हो। मान लीजिए आपके पास कोई जादुई मशीन आ जाए और आप जो भी चाहते हैं वो हर वो काम करे, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर आपको कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, तो क्या आपको सच में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी? बट ऑन द ऑपोजिट ऑफ इट, अगर आप एंटार्क्टिका के बीचों बीच भटक रहे हैं और आपके पास बेइंतहा पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या वो किसी काम आएगा? वेल्थ पैसा नहीं है, वेल्थ हर वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। जब आप समझते हैं कि पैसा और वेल्थ दोनों एक ही चीज़ है, तो आप भी द पाई पैलेसी का शिकार होते हैं, जो बिलीव करती है कि वेल्थ लिमिटेड है। इसीलिए अगर किसी के पास ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई है तो किसी और के पास कम रह जाएगी। हाउएवर, जब आप समझते हैं कि वेल्थ और पैसा दोनों एक चीज़ नहीं है, तो आप ये जान पाते हैं कि वेल्थ को एक्चुअली बनाया जाता है और इसका कोई अंत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी टूटी फूटी गाड़ी है जो बहुत समय से चली नहीं है, पर अगर आप उसको रिपेयर करके बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन तक ले आते हैं और उसको बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और ऐसा करने में आपने किसी से कुछ छीना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से ज़्यादा रिच बनाया। आसान शब्दों में, वेल्थ इज़ वैल्यू। वेल्थ इज़ समथिंग समवन वांट्स, फिर चाहे वो फिजिकल कमोडिटी हो या इंफॉर्मेशन या नॉलेज या किसी तरीके की सर्विस। जैसे एक प्रोग्रामर कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ बटन दबाकर वेल्थ क्रिएट कर सकता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर जो आज से पहले ना बनाओ या जिसके कोई यूनिक फीचर्स हो, क्योंकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर अपने आप में एक वैल्यूएबल चीज़ है। क्या आप एक नीडर है या एक वांटर? डैन नीडर्स और वांटर्स में 4 डिफरेंसेस बताते हैं। नीडिंग बाहर से ड्रिवन होती है, जबकि वांटिंग अंदर से निकलती है। नीडिंग सिक्योरिटी ड्रिवन है, जबकि वांटिंग फ्रीडम ड्रिवन। नीडिंग
स्कार्सिटी माइंडसेट को फॉलो करती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, जबकि वांटिंग अबंडेंस माइंडसेट को फॉलो करती है। नीडिंग बहुत रिएक्टिव है और वांटिंग बहुत क्रिएटिव है। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे कमिट करना इज़ द ओनली वे टू बी फ्री। फ्री होने का मतलब कि आप हर उस चीज़ को जाने देते हैं जो आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है, और हर उस चीज़ को चूज़ करते हैं जिसकी आपको सच में चाहत है। फ्रीडम दो तरह की है। पहला फ्रीडम फ्रॉम, जो कि एक एस्केप रूट है हर एक उस चीज़ से भागने के लिए जो आपको नहीं चाहिए। दिस इज़ अवॉइडेंस मोटिवेटेड। और दूसरा फ्रीडम टू, जो कि करेजियसली कमिट करना है हर उस चीज़ को जो आप चाहते हैं। ये अप्रोच मोटिवेटेड है। आप अंदर से जानते हैं कि आप फ्री हैं जब आप हर उस चीज़ को चूज़ कर पाएँ जो आप चाहते हैं, रादर देन एक्सेप्टिंग ऑफ वॉट यू थिंक यू नीड। कुछ भी नहीं बदलने वाला जब तक आप किसी चीज़ को कमिट ना करें। एज द फेमस सेइंग गोज, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ फियर। एक ऑब्वियस चैलेंज जो ज़्यादातर लोग फील करते हैं वो ये कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। वो कहीं ज़्यादा बिजी है जस्टिफाई करने में जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि दे आर स्टिल लिविंग इन फियर। एलॉन मस्क को मार्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ये चाहत है। अगर आपके पास पहले से ये गाड़ी है तो एक और गाड़ी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये भी एक चाहत है। यह हो सकता है ना भी हो। इट इज़ ओके बोथ वेज। वांटिंग इज़ बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड अबंडेंस। फ्री होने के लिए आप खुद से झूठ बोलते नहीं रह सकते। क्लैरिफाई एंड डिफाइन योर यूनिक एबिलिटीज़। अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से जानना होगा कि आपको सच में क्या चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं और किन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते। आपकी ओपिनियन बाहर के लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर बेस्ड नहीं हो सकती। ऑथर कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मेरी यूनिक एबिलिटीज़ ये 10 चीज़ें हैं या ये 8 चीज़ें हैं। हालांकि छोटे टाइम इंटरवल के लिए चीज़ ट्रू हो सकती है, बट कुछ समय बाद आप समझेंगे कि शायद उन 10 में से 2 या 3 चीज़ें ही से आपकी यूनिक एबिलिटी हैं। नाइकी के 40 साल से भी ज़्यादा बड़े पास्ट में आज तक सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो नाइकी के साथ मिलकर एक पर्सनलाइज्ड सिग्नेचर शू को रिलीज़ कर पाए, और नाइकी ये अपॉर्चुनिटी पॉल रॉड्रिग्स को देने जा रहा था, जिनका नाम दुनिया के टॉप स्केटबोर्डर्स में आता है। पॉल बताते हैं कि जब उन्होंने अपना स्केटबोर्डिंग करियर शुरू किया तब से ही उनका ये सपना था कि उनके पास खुद का सिग्नेचर बोर्ड और सिग्नेचर शू हो। पर नाइकी ने जब ये ऑफ़र पहली बार पी रॉड के सामने रखा तब उसने सिग्नेचर शू का जिक्र नहीं किया। पी रॉड इससे काफ़ी खफा थे, क्योंकि उनका बचपन से ही सपना था कि उनको अपने सिग्नेचर शू और सिग्नेचर बोर्ड चाहिए। बट पी रॉड का कहना था कि अगर वो सिग्नेचर शूज़ को प्लान नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर। गोइंग फॉरवर्ड इन टाइम 2022 तक पी रॉड और नाइकी ने मिलकर 10 सिग्नेचर शूज़ लॉन्च किए और सभी टॉप सेलिंग रहे हैं। वो मिलियन से भी ज़्यादा शूज़ को सोल्ड कर चुके हैं। पी रॉड की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहा कि वो अपनी यूनिक एबिलिटी में ऑपरेट करते थे। आपकी यूनिक एबिलिटी सबसे प्योर और सबसे ऑनेस्ट एक्सप्रेशन है आपका। इट इज़ अ सेंटर ऑफ हु यू आर, द डेविड, द 20% ऑफ एनी पर्टिकुलर जंप। आपकी यूनिक एबिलिटी वो है जहाँ पर आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं और आप अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं और इसीलिए हमेशा एंगेज्ड और एनर्जाइज्ड रहते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को देख पाते हैं। और जो फ्रीडम, वेल्थ और फ़ायदे अपनी यूनिक एबिलिटी को एम्ब्रेस कर कर आते हैं वो 10 गुना ज़्यादा है देन द ग्राइंड ऑफ जस्ट डूइंग समथिंग, सिर्फ इसीलिए कि आप वो कर सकते हैं या आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। यूनिकनेस और मास्टरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मास्टरी किसी चीज़ को सिर्फ अच्छा करना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ को एक यूनिक ढंग से कर पाना है। अगर कोई चीज़ यूनिक, इनोवेटिव नहीं है तो इट इज़ नॉट ट्रू मास्टरी। जब आपकी पहचान इससे जुड़ी होती है कि आप क्या करते हैं, उस समय जो आप करते हैं उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी पहचान से क्विट कर रहे हैं। आपकी यूनिक एबिलिटी जो भी आप कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसे एक छोटे से बॉक्स में बंद करने की गलती मत कीजिएगा। आपकी यूनिक एबिलिटी आपका कोर है,
और ये बहुत ही पर्सनल होती है और ये एक्सट्रीम कमिटमेंट और करेज डिमांड करती है ताकि आप अपनी एबिलिटी को डेवलप और यूटिलाइज कर पाएं। क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप्स वेयर ऑल पार्टीज आर द बायर। जब पी रॉड्स को नाइकी ने अपनी टीम में शामिल करने के लिए ऑफर दिया तो पी रॉड बिल्कुल क्लियर थे कि अगर उन्हें सिग्नेचर शू का ऑफर नहीं मिलता है तो ही इज़ हैप्पी टू वॉक अवे। वो बहुत ही क्लियर थे अपने स्टैंडर्ड्स को लेके और वो किसी के लिए भी इन्हें बदलने वाले नहीं थे। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। उन्हें पता था वो क्या कर सकते हैं और वो ये भी जानते थे कि उनका कोई कंपटीशन नहीं है। वो अपनी गेम खुद खेल रहे थे, द इनफाइनाइट गेम। ही वॉज फ्री। बायर और सेलर होने में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। डैन बताते हैं कि बायर होने का मतलब है कि आपके बहुत क्लियर स्टैंडर्ड्स हैं हर उस चीज़ के जो आप चाहते हैं, जबकि एज ए सेलर आपको खुद को मोल्ड करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा सो दैट आपको एक्सेप्ट किया जा सके। आप क्लियर नहीं हैं और कमिटेड नहीं हैं अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर। आप अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज कर सकते हैं जस्ट टू गेट द सेल। हर सोशल सिचुएशन में या तो आप बायर होते हैं या आप सेलर होते हैं। बायर और सेलर में एक डिफरेंस ये भी है दैट बायर कैन वॉक अवे। बायर डेस्परेट नहीं है वहाँ होने के लिए। बायर वो इंसान है जो रिजेक्ट करता है, जबकि सेलर वो है जो रिजेक्ट होता है। पी रॉड वॉज द बायर। अगर वो सेलर होते तो वो नाइकी के ऑफर से वॉक अवे करने की हिम्मत ना रखते और ये हर उस चीज़ को इम्पैक्ट करता जो भी वो करते, इवन हिज स्केटिंग। सिंस हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। टू गो 10x आपको बायर होना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप्स वो हैं जहाँ पर हर कोई बायर है। ऑल पार्टिसिपेंट्स ब्रिंग डिफरेंट एंड यूनिक वैल्यू टू द टेबल। आप जानते हैं कि कोई रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशनल है अगर उसमें किसी भी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई हार नहीं रहा है, एवरीवन इज विनिंग। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी कि हर पार्टी को क्या चाहिए। एज नवल रविकांत सेड, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विथ लॉन्ग टर्म पीपल, क्योंकि ज़िंदगी में सभी रिटर्न्स, फिर चाहे वो वेल्थ के हों, रिलेशनशिप, नॉलेज, सभी कंपाउंड करते हैं। और यहाँ ख़त्म होता है चैप्टर 3। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही अगले चैप्टर में। चैप्टर 4, अनकवर योर 10x पास्ट टू क्लैरिफाई योर 10x फ्यूचर। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था दैट यू कैनॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। आप डॉट्स को सिर्फ पीछे मुड़कर ही कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब उसे चाहे आप गट कहें, डेस्टिनी कहें, लाइफ, कर्मा या और कुछ, क्योंकि ये बिलीव करना कि डॉट्स कभी ना कभी कनेक्ट करेंगे, यही आपको कॉन्फिडेंस देगा अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए। इस पॉइंट पर ऑथर इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गैप एंड गेन। डैन ने अपने स्ट्रैटेजिक वर्कशॉप में ऑब्जर्व किया कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स पिछले कुछ समय में अचीव तो काफ़ी कुछ कर पाए थे, पर वो अपनी प्रोग्रेस को वैल्यू नहीं करते थे। वो डिससेटिस्फाइड थे और इमोशनली नेगेटिव महसूस करते थे। ये सब ऑब्जर्व करते हुए डैन केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द गैप एंड द गेन। डैन ने अपने क्लाइंट से पूछा कि आपने पिछले 90 दिन में क्या प्रोग्रेस की है, तो उनके क्लाइंट बताते हैं कि मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं की है, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। इस पर डैन ने पूछा कि तुमने बताया तो था कि कुछ नए क्लाइंट्स आए हैं, कुछ नया बिजनेस हुआ है। हाँ, आए तो हैं, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं जो हमें ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए थी। हमें बहुत आगे होना चाहिए था जहाँ पर हम हैं उससे। दिस मैन वॉज इन द गैप। गैप एक लेंस है जिसमें आप खुद को मेजर करते हैं, जहाँ पर आप हो सकते थे उस पॉइंट से आप खुद को एक आइडियल सिचुएशन के अगेंस्ट मेजर करते हैं। डैन के क्लाइंट खुद को, अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपनी वाइफ को, सबको एक आइडियल सिचुएशन से कंपेयर करते थे और इस वजह से वो बहुत अपसेट और बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पर उन्हें होना चाहिए। इस कंपैरिजन से ना सिर्फ वो केवल अपने प्रेजेंट को डिवैल्यू कर रहा था बल्कि अपने पूरे पास्ट को भी डिवैल्यू कर रहा था। जब भी आप गैप में होते हैं, आपका पास्ट आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है,
इट कम्स आउट लाइक अ नाइटमेयर फॉर यू। क्योंकि आइडियल्स को चेंज करना उतना मज़ेदार तब नहीं रहता जब आप इसको अपनी हैबिट बना लें और फिर बार बार आप उस चीज़ का बर्डन फील करते हैं, द बर्डन ऑफ नेवर बीइंग इनफ। और जानते हैं इसका सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट क्या है? इट इज़ दैट कि आपने प्रोग्रेस तो टेक्निकली की है, पर आप फिर भी खराब फील करते हैं, बहुत खराब, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस को उसके अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं जहाँ पर आपको होना चाहिए था। खुद को आइडियल्स के साथ कंपेयर करना इज़ लाइक फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, फिर चाहे आप कितना ही पॉजिटिव या कितना ही आइडियलिस्टिक क्यों ना हो। और वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि आइडल्स आरंट स्टेबल, वो हमेशा बदलते रहेंगे। आइडियल्स आर लाइक द होराइजन इन द डेजर्ट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना तेज़ भाग रहे हैं, पर आप कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आइडियल्स नहीं होने चाहिए या आइडियल्स होना बुरी बात है। द ट्रूथ इज़ कि आइडियल्स आपको दिशा दिखाते हैं। वाइल बीइंग इन द गैप, आपको लगता है दैट यू नीड द आइडियल, यू नीड दैट न्यू कार, नीड दैट डील, नीड दैट न्यू क्लाइंट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अचीव या कंज्यूम किया। योर एंडलेस नीडिंग वोंट गो अवे, इट विल ओनली गेट वर्स। अगर आप गैप में हैं तो 10x जाना बहुत ट्रॉमेटिक होने वाला है। आपकी गोल्स आपको मोटिवेट करने की जगह पूरी तरह से बर्न आउट कर देंगे। गैप एक रिएक्टिव और एक्सटर्नल अप्रोच है खुद को और अपने एक्सपीरियंसेस को मेजर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गेन बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, और ये एक इंटरनल अप्रोच है खुद को और अपने एक्सपीरियंसेस को मेजर करने के लिए। व्हेन यू आर इन द गेन, आप खुद को किसी भी एक्सटर्नल चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करते। आप खुद को कंपेयर करते हैं खुद से ही, अपनी लास्ट प्रोग्रेस से, ना कि अपने आइडियल से। यू आर ओनली मेजरिंग योर सेल्फ बैकवर्ड अगेंस्ट वेयर एंड हु यू वर बिफोर। जैसा कि डैन कहते हैं, सिर्फ एक ही तरीका है ये मेजर करने का कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और वो है कि जहाँ पर आप हैं वहाँ से मेजर करना उस पॉइंट तक जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। बाय मेजरिंग योर सेल्फ बैकवर्ड्स, यू आर एक्चुअली सीइंग एंड अप्रिशिएटिंग योर प्रोग्रेस, जो आपकी खुद की है। और ऐसा करने से आप अपनी प्रोग्रेस को देख भी पाते हैं और उसे अप्रिशिएट भी कर पाते हैं। आप पहले से कहीं बेहतर और पहले से कहीं क्लियर हो पाते हैं। और 10x जाने के लिए मोमेंटम और कॉन्फिडेंस एक बिल्कुल प्राइम क्राइटेरिया है। गैप में आपके एक्सपीरियंसेस आपको ड्राइव करते हैं, जबकि गेन में आप एंटी फ्रेजाइल हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर यू, नॉट टू यू। हर एक्सपीरियंस के पास कुछ नया ऑफर करने के लिए होता है। हर पल आप सीखते हैं और बेटर होते हैं, ना कि बिटर। गेन माइंडसेट को प्रैक्टिस करना बहुत ही सिंपल है। हर दिन के लास्ट में आप अपने 3 विन्स को नोट डाउन कीजिए। ये विन्स कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई लिटरल प्रोग्रेस जो आपने अपने गोल की तरफ की हो, या कोई बहुत छोटी सी माइनर प्रोग्रेस। ये आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या कुछ भी। वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स, वॉट एवर यू सी यू क्रिएट मोर ऑफ। अपने गेन्स पर फोकस करके लाइफ में आप ऐसा महसूस करते हैं दैट यू आर ऑलवेज विनिंग। आप अपने एक्सपीरियंसेस से और ज़्यादा सीख पाते हैं और ज़्यादा गेन कर पाते हैं। Here are a few questions you could reflect on simply to get yourself into the game. पिछले 3 सालों में क्या आपने एज अ पर्सन ग्रो किया है? पिछले 12 महीनों में सबसे बड़ी कौन सी चीज़ें जो आपने सीखी हैं? आपके क्या मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले 90 दिनों में? क्या आपकी लाइफ पिछले 30 दिनों में बेटर हुई है? क्या आपने पिछले 7 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस की है? क्या आपने पिछले 24 घंटों में क्या प्रोग्रेस की है? रेगुलरली अपने गेन्स को रेफर करना आपको एनेबल करता है अपनी प्रोग्रेस को देखने और महसूस करने के लिए। अपने बड़े लॉसेस को भी गेन्स में कन्वर्ट करना ही वो तरीका है कि आप एज अ पर्सन इवॉल्व कर पाएँ। ह्यूमंस हैव एन एक्सट्रीम एवर्जन टू लॉस, इसीलिए हम अपने 80% पर बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं, जितना हमें करना चाहिए उससे। इसे एक लॉस की तरह देखने की बजाय अगर आप प्रोएक्टिवली 80% को लेट गो करना सीख जाएं, तो आप गेन की तरफ मूव करते हैं। यू हैव गॉन 10x बिफोर। अपनी उन जंप्स को रिव्यू कीजिए और अपने 20% हिस्से पर फोकस कीजिए, अपनी जंप्स की जो आप ले चुके हैं। चलिए ट्रैवल करते हैं अपने पास्ट में।
जब आप जितना आज कमा पा रहे हैं, जितना आज प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, उसका 1/10 भी नहीं थे। क्या उस पॉइंट पे आप सोच पाए थे कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे? शायद नहीं। वैसे ही जैसे आप तब नहीं सोच पाए थे कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मे बी ऐसे ही आप आज के रेफरेंस से फ्यूचर में अपने 10x ग्रोथ को प्रेडिक्ट ना कर पाए। पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपने एक बार तो ऐसा किया है और ये आप दोबारा कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए अपने पुराने 10x जंप्स को और हर एक जंप को एक नाम और एक टाइमलाइन दीजिए। क्लैरिफाई कीजिए कि 20% क्या था आपकी हर एक 10x जंप का जो आप ले चुके हैं, और 80% कौन सा हिस्सा था जिसे आप लेट गो कर चुके हैं। देखिए कि कैसे आपके 20% ने आपकी यूनिक एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प किया। गेन में होना आपकी उस लाइफ को सपोर्ट करता है जो आप ऑलरेडी जी रहे हैं। जब आप गेन में हैं तो आप ऑलरेडी हैप्पी और वर्दी हैं। 10x जाना आपकी खुशी को और मल्टीप्लाई करता है जो आपके पास पहले से थी। एज अ ग्रेट मैन वंस सेड, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल, you are in the gain, you are making amazing progress, you are exactly where you should be. The concept of fitness function और कुछ नहीं, सिर्फ एक मीन्स है क्लैरिफाई करने का और मेजर करने का उन क्वालिटीज़ को जो किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें। फिटनेस फंक्शन ऐसा है जैसे कि किसी एरोप्लेन की डायरेक्शन और डेस्टिनेशन की तरफ देखना। अगर हल्का सा भी इसमें चेंज होता है तो रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अपने फिटनेस फंक्शन को डिफाइन करके आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको एनर्जी अपनी कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। एज द ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी सेड, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू मेक फाइनर डिस्टिंक्शंस। जितना आप अटेंशन ज़्यादा देते हैं उतना ज़्यादा आप डिस्टिंक्शंस को और बारीक लेवल पर समझ पाते हैं। इसका साइंटिफिक टर्म है द बटरफ्लाई इफेक्ट, कि कैसे एक बहुत छोटा सा इवेंट किसी बहुत बड़े इवेंट से कनेक्टेड हो सकता है। आपका फिटनेस फंक्शन क्या है, कौन सी कैपेबिलिटीज़ की आपको ज़रूरत है और किन चीज़ों को आप मास्टर करना चाहते हैं। डिफाइन योर ड्रीम चेक। अमीर बनने के लिए आपको ऐसी सिचुएशन में होना पड़ेगा जहाँ पर आपके पास मेजरमेंट और लेवरेज दोनों का साथ हो। मेजरमेंट इसीलिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस को नापा जा सके, तभी तो आप अपने एक्स्ट्रा किए गए काम को कैश इन कर पाएंगे। और लेवरेज इस सेंस में कि आपके लिए हुए डिसीजंस का इम्पैक्ट एक बड़े स्केल पर पड़े। चलिए आपको जिम की कहानी सुनाते हैं। जिम का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास खुद का घर भी नहीं था। उनका पूरा परिवार एक फॉक्सवैगन की गाड़ी में रहता था। जिम अक्सर हॉलीवुड हिल्स तक ड्राइव करके जाते और लॉस एंजलिस को ऊपर से देखते। वो अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर डायरेक्टर्स को उनका काम अप्रिशिएट करते हुए विजुअलाइज करते। उस समय पर जिम एक स्ट्रगलिंग कॉमिक थे। एक रात उन्होंने खुद की एक्टिंग की सर्विसेज के लिए खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर 5 साल बाद की डेट डाली। जिम ने खुद को 5 साल का वक्त दिया वो इंसान बनने के लिए जिसकी यूनिक एबिलिटी का प्राइस $10 मिलियन था। और सरप्राइजिंगली 5 साल पूरे होने से थोड़ा वक्त पहले ही उन्हें डम्ब एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन ऑफर किए गए। जिम ने अपने लिए बिल्कुल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट किए थे। एज अ पर्सन एंड एक्टर वो बहुत बार 10x गए। उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया अपनी कमिटमेंट के ज़रिए और वो अपने स्किल के मास्टर बने। अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल और यूनिक कॉमेडियंस में जिम का नाम आता था। फ्रीडम ऑफ मनी इज़ अबाउट क्वालिटी मनी, जहाँ पर आप पैसा सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, एनर्जाइजिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल वे में अपनी यूनिक एबिलिटी को मास्टर करते हुए कमा पाते हैं। अपनी यूनिक एबिलिटी के लिए पे किया जाना किसी सपने के सच होने की तरह है। जितना ज़्यादा आप अपनी यूनिक एबिलिटी को डेवलप करेंगे, सही लोग आपकी एबिलिटी के ऊपर उतना बड़ा प्राइस तक लगाएंगे। आपका ड्रीम चेक मजबूर करेगा अपनी यूनिक एबिलिटी को इतना डेवलप करने के लिए कि एक बहुत ही क्रेजी चेक अमाउंट भी एक दिन रियलिटी बन जाए। आपका ड्रीम चेक क्या है? सोचिए अपने ड्रीम चेक के बारे में। आपको अपनी यूनिक एबिलिटी को किस तरह से इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप अपने ड्रीम चेक को अट्रैक्ट कर पाएँ। और दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है इस बुक का चैप्टर 4। मैं मिलता हूँ आपसे चैप्टर 5 में।
Chapter 5. Take 150 plus free days per year. 21st सेंचुरी के एजुकेशन सिस्टम की नींव 20th सेंचुरी के फैक्ट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जब स्टूडेंट्स 9 to 5 एजुकेशन सिस्टम से बाहर आते हैं तो उन्हें 9 to 5 कॉर्पोरेट सिस्टम में फनल कर लिया जाता है। ये एक क्वांटिटेटिव मॉडल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपके समय को बहुत ही मामूली चीज़ों से भर देता है। यहाँ एम्फेसिस क्रिएटिविटी, इनोवेशन या रिजल्ट्स पर नहीं होता। हर साल हम मिलियंस ऑफ वर्कर्स को प्रोड्यूस करते हैं जो ट्रेंड होते हैं 1925 की स्टाइल का लेबर करने के लिए। 10x जाने के लिए आपको टाइम को क्वालिटेटिवली देखना होगा, ना कि सिर्फ क्वांटिटेटिवली। यहाँ पर टाइम के दो मॉडल सामने आते हैं। पहला न्यूटोनियन टाइम या न्यूटन्स टाइम, जो कि इनएक्यूरेट है क्योंकि टाइम को बहुत ही फिक्स्ड और लीनियर तरीके से देखता है। ये बताता है कि पास्ट हमारे पीछे है, प्रेजेंट वो है जो चल रहा है और फ्यूचर हमारे आगे आने वाला होगा। इसमें टाइम हर जगह हर किसी के लिए बिल्कुल समान मात्रा में है। 24 घंटे आपके लिए भी उतने ही हैं जितने किसी और के लिए। जबकि आइंस्टाइन का मॉडल बहुत ही सब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव, नॉन लीनियर और फ्लेक्सिबल है। इसमें टाइम हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करता है। किन्हीं भी दो लोगों का टाइम का एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम नहीं होता है। 24 आवर्स मेरे लिए और आपके 24 आवर्स बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं। टाइम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी स्पीड या डिस्टेंस तक एक ऑब्जेक्ट गिवन डायरेक्शन में मूव करता है। जितना तेज़ कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा टाइम उसके लिए उतना ही धीमा होता चला जाएगा। इसी को टाइम डायलेशन कहा जाता है। एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में आपने जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस अनुभव किए हैं, समय आपके लिए उतना ही डायलेट या स्ट्रेच हो चुका होता है। द फास्टर यू गो द स्लोअर टाइम पासेस एंड द लॉन्गर यू लिव। 1800s में बहुत से लोगों को 8 से 12 महीने लगते थे यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और आज वही डिस्टेंस एयरप्लेन में 4 से 6 घंटे में कवर किया जा सकता है। हमने टाइम को मल्टीपल टाइम्स डायलेट किया है। एंशिएंट ग्रीक्स टाइम के लिए 2 वर्ड्स यूज़ करते थे, कायरोस एंड क्रोनोस। कायरोस क्वालिटेटिव है, इसे डीप टाइम या अलाइव टाइम भी कहा जाता है। कायरोस में पूरी दुनिया जैसे रुक सी जाती है। जब आप कायरोस में हैं आप बहुत डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन और इंस्पिरेशन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जबकि क्रोनोस सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है। क्रोनोस टाइम चलता रहेगा इवन इफ़ यू आर कॉन्शियस और नॉट, पर कायरोस सिर्फ तभी एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब आप उस मोमेंट में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड हो। ज़्यादातर लोग अपने टाइम की बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का यही एटीट्यूड होता है कि साल के 365 दिन में से कोई भी दिन अगर अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है तो वो एक वर्क डे में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपने काम को किसी भी और इवेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर जब आप अपने टाइम को स्ट्रक्चर करते हो फ्री, फोकस और बफर डेज में, तब आपके पास फ्रीडम होती है अपनी सारी कमिटमेंट्स को पूरी कर पाने की, फिर चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो एंटरटेनर्स अपने काम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। उनके कुछ दिन परफॉर्मेंस डेज होते हैं जिसमें वो अपना 100% एनर्जी और एफर्ट डाल देते हैं, जैसे शूट करना, या फिर अगर आप एथलीट है तो कोई एक गेम खेलना या ऐसा कुछ। एक एंटरटेनर का गोल होता है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को पोर्ट्रे कर पाना। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस की लेंथ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जैसे कि अगर कोई फुटबॉल गेम है तो शायद 3 से 4 घंटे, पर जैसे जैसे वो अपने स्किल पर मास्टरी हासिल करते हैं उनको एक्सपोनेंशियली ज़्यादा पे किया जाता है उनके काम के लिए, क्योंकि पेमेंट उनकी यूनिक वैल्यू और परफॉर्मेंस के लिए है, ना कि उनके टाइम के लिए। बहुत से लोग जो 9 to 5 मॉडल ऑफ टाइम में ऑपरेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजी हैं और ना कि प्रोडक्टिव। आपका गोल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पे चेक्स ड्रॉ कर पाना फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। कैसे? अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके। अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद को पहले से कहीं ज़्यादा फ्री करना पड़ेगा ताकि आप ट्रांसफॉर्म कर सकें, नए पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर सकें, अपनी विजन, इंसाइट्स और रिलेशनशिप्स पर और अच्छे से ध्यान दे सकें।
डैन अपने टाइम को 3 हिस्सों में बांटने के लिए सजेस्ट करते हैं: फ्री डेज, फोकस डेज और बफर डेज। पार्ट 1, फ्री डेज। मेक रिकवरी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे जैसे आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आपको रिकवरी के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है। रिसर्च बताती है कि रिकवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंक्रीज हाई परफॉर्मेंस के लिए। जो लोग खुद को अपने काम से अलग कर पाते हैं, उनमें देखा गया है कि उनको कम फटीग या प्रोक्रास्टिनेशन की फीलिंग मिलती है। उनकी बेटर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और यहाँ तक कि बेटर मैरिड लाइफ पाई गई है। इफ़ यू आर नेवर फुली अनप्लग्ड, यू आर ऑल्सो नेवर इन दी जोन। आपकी एबिलिटी 100% ऑन होने की लगभग बराबर ही होती है आपकी एबिलिटी के खुद को 100% ऑफ करके अपने काम से डिटैच होने की। फोकस इज कॉन्ट्रैक्शन, जबकि रिकवरी एक्सपेंशन है। हायर स्टेक्स मीन्स यू नीड मोर स्पेस। सैमसंग के वाइस प्रेसिडेंट स्कॉट बताते हैं कि आपके सबसे क्रिएटिव आइडियाज़ तब नहीं आने वाले जब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे हुए और काम कर रहे हैं। जब आप किसी टास्क पर फोकस होते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम के ऊपर होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। जबकि जब आप ड्राइव कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, किसी फॉर्म की रिक्रिएशन कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है और आपका माइंड ट्रैवल करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, जिससे कि आप डिफरेंट कनेक्शंस बना पाते हैं उस प्रॉब्लम के साथ जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। डैन कहते हैं कि टाइटली शेड्यूल एंटरप्रेन्योर्स कभी भी खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के 2 तरीके हैं: एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट। 10x जाने के लिए आपको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सप्लोरिंग फ्री डेज पर होती है जब आप अपने काम से पूरी तरीके से डिटैच्ड हैं और आपके पास सोचने, रिलैक्स करने और एक्सप्लोर करने की पूरी फ्रीडम है। और एक्सप्लॉइटिंग फोकस डेज पर होती है जब अपने काम में आप बिल्कुल डीपली इन्वॉल्व हैं। 2x एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि उनको सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में लाना पड़ेगा इससे पहले कि वो अपने टाइम से ऑफ ले सकें। इट्स काउंटर इंट्यूटिव, पर 10x जाने के लिए आपको काम कम करना पड़ेगा, ना कि ज़्यादा। अब हम बात करते हैं फोकस डेज और बफर डेज के बारे में। आपके बफर डेज किसी भी तरीके की प्रिपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, चाहे वो कंसल्टेंट से कोचिंग के साथ काम करना हो या फिर अपनी मीटिंग शेड्यूल करना या फिर कोई नोट्स प्रिपेयर करना जो आप लेटर ऑन फोकस डेज पे यूज़ कर सकें। जबकि फोकस डेज आर ऑल अबाउट रिजल्ट्स। फोकस डेज में एंटरप्रेन्योर्स अपने 20% के बाहर कुछ और नहीं करते हैं। दे ओनली फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट टास्क्स। फोकस डेज ही हाईएस्ट पेइंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अपने पूरे वीक को स्ट्रक्चर कीजिए, सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक दिन स्टैक कीजिए, क्योंकि डिफरेंट टास्क में स्विच करना, जैसे कि क्रिएटिव से एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में, बहुत ही इनफेक्टिव तरीका है। एक दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने की जगह अपने वीक को ऐसे शेड्यूल कीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर दिन हो सिमिलर एक्टिविटीज़ को टारगेट करने के लिए। जैसे आपके वीक में अगर मीटिंग्स शेड्यूल्ड है तो कोशिश कीजिए सब मीटिंग्स को स्टैक करने के लिए। शेड्यूल्स 2 तरीके के होते हैं: मैनेजर शेड्यूल्स और मेकर शेड्यूल्स। मैनेजर शेड्यूल्स बॉसेस के लिए है। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि आप अपने दिन को एक एक घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और आप हर घंटे के लिए डिफरेंट टास्क्स असाइन कर देते हैं। अमंग पीपल हु मेक थिंग्स, वहाँ पर मेकर शेड्यूल ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या कोई राइटर, वो जनरली टाइम को यूनिट्स में ब्रेक करते हैं और एक यूनिट हाफ डे से कम नहीं होती, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोग्राम या अच्छा चैप्टर लिखने के लिए एटलीस्ट हाफ डे तो चाहिए ही होता है। जब आप मेकर शेड्यूल में काम कर रहे होते हैं तो एक छोटी सी मीटिंग आपका बहुत समय ख़राब कर सकती है बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस, क्योंकि इतने छोटा टाइम फ्रेम फिर आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। टिम सजेस्ट करते हैं कि अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड कीजिए कि एटलीस्ट 4 घंटे का ब्लॉक आप रखिए जब आप किसी बड़े चैलेंज या क्रिएटिव टास्क पर काम कर रहे हैं। एक मेकर शेड्यूल को अडॉप्ट कीजिए जहाँ पर आपके पास बड़े बड़े टाइम के ब्लॉक्स हैं डीप वर्क और इनोवेशन करने के लिए। यही वो जगह है जहाँ पर आप 10x जा सकते हैं। और हाँ, जब आपके दिन के इम्पॉर्टेंट टास्क ख़त्म हो जाए तो काम करना बंद कर दीजिए। डू नॉट वर्क लॉन्गर देन इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि प्रोडक्टिव और बिजी
एक दूसरे का ऑपोजिट है। बी इन द गेन एंड नॉट इन द गैप। और यहाँ ख़त्म होता है इस बुक का चैप्टर 5। मैं मिलता हूँ आपसे चैप्टर 6 में। चैप्टर 6, बिल्ड अ सेल्फ मैनेजिंग कंपनी। हैविंग अ सेल्फ मैनेजिंग कंपनी इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक। आप डे टू डे टास्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते। आपके पास एक टीम है जो काम कर सकती है बिना आपके ऊपर डिपेंडेंट हुए। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप विजनरी और लीडर नहीं हैं, पर आप अपने स्फीयर में लीड कर रहे हैं जब आप खुद को इनोवेट और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लगातार एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करते हुए नई अपॉर्चुनिटीज़ को। आप बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, बल्कि आपने एक काबिल हुज को फाइंड आउट कर लिया है जो उस प्रोसेस, उस सिस्टम, उस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसे हर एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना पड़ता है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो सब कुछ खुद मैनेज से लेकर एक वर्ल्ड क्लास लीडर बनने तक, जिसके पास सारे केपेबल हुज हैं। ऑथर ने बेसिकली 4 लेवल्स को डिस्क्राइब किया है। लेवल 1 से लेवल 2, सब कुछ खुद मैनेज करने से लेकर एक ऐसा लीडर बनने तक का सफ़र जो हु नॉट हाउ को अप्लाई करता हो। इस बुक में 7 प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है, जो कि है पहला, द स्टोरी। आपके बिजनेस, आपके काम की एक पावरफुल स्टोरी होनी चाहिए। एक मिशन जिसकी तरफ बढ़ने के लिए आप खुद को पूरी तरीके से स्ट्रेच करें और खुद को पुश करें बेटर बनने के लिए। हर अच्छे बिजनेस का हीरो क्लाइंट होता है। फिर आता है आइडियोलॉजी। हर एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की एक आइडियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। एक मिशन होना चाहिए जो लोगों को गूज बम्स तक दे दे। ये प्रिंसिपल्स पर बेस होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स पर। सिंबल, एक स्ट्रॉन्ग सिंबल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग उस ब्रांड से, उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील करें। जैसे हार्ले डेविडसन। एक अच्छा लोगो या ब्रांड वो है जिसे लोग अपने हाथों पर टैटू तक कराने के लिए तैयार हो जाए। ये सिंबल का अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। इसे प्रोफेशनली क्रिएट किया जाना चाहिए। फिर आते हैं शेयर्ड रिचुअल्स। रिचुअल कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो यूनिक और कंसिस्टेंट हो, जो ट्रिगर करे एक सेंस ऑफ मीनिंग और बिलोंगिंगनेस को। ये रिचुअल्स ना एक इंडिविजुअल की कमिटमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। दी एनिमी, आपका एक दुश्मन होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बारे में बहुत एक खास बात यह है कि लोगों का एक साथ बॉन्ड होना उस चीज़ के लिए जिसे वो पसंद नहीं करते कहीं ज़्यादा आसान है उस चीज़ के लिए जिसे वो पसंद करते हैं। दी लैंग्वेज, हर कंपनी में एक इनसाइडर लैंग्वेज चलती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल यूनिक है, जिसका मतलब सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। उनकी लैंग्वेज को सुन के आप फिगर आउट कर सकते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है या नहीं। द लीडर, लीडर कौन है? लीडर एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर है जो कि स्टोरी का हीरो नहीं है। स्टोरी का हीरो है हर एक इंडिविजुअल, ना कि लीडर। लीडर सिर्फ वहाँ पर लोगों को गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हर इंडिविजुअल को अपनी स्टोरी का हीरो बनाने के लिए। कुछ FAQs। सबसे पहला, हु, कौन है जिसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढना चाहिए? जवाब बहुत आसान है। सबसे पहले एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके काफ़ी सारे समय को फ्री कर दे। उसका जॉब है आपको ऑर्गेनाइज करना, आपकी ज़िंदगी को आसान करना और सिंपल करना, और जो डेली मंडेन टास्क हैं, बोरिंग टास्क हैं, उन्हें वो हैंडल कर पाए। डैन एडवाइस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कि नेवर शो अप विदाउट हैविंग अ टीम, क्योंकि नहीं, ये हाई लेवल नहीं दिखता है। कितना अजीब लगेगा क्लाइंट को अगर आप ही खुद सारे ईमेल्स को हैंडल कर रहे हो, आप ही खुद सारे ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे हो। यू लुक लाइक अ 1% शो। क्लाइंट के जहन में ये सवाल खड़ा करता है कि ये एक इंसान किस क्वालिटी की सर्विस दे पाएगा मुझे और कितना प्रोफेशनली काम कर पाएगा। आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है जो हुज हैंडल करते हैं, ना कि आप। अगला सवाल लोगों के मन में आता है कि एक काबिल हु को तो मैंने हायर कर लिया, उसके बाद मुझे लगता है कि कभी मैं एक बॉस की तरह बिहेव ना करूं। जितना ज़्यादा आप हु नॉट हाउ को अप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपके हुज एम्पावर्ड फील करेंगे ओनरशिप लेने में, और उतना ज़्यादा आप फ्री फील करेंगे अपने 20% में काम करने के लिए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको इस पर लगातार काम करते रहना पड़ेगा। उन लोगों को ढूंढिए जो सच में काम करना चाहते हैं और जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जैसा कि जिम अपनी बुक गुड टू ग्रेट में बताते हैं, अगर आपके पास सही लोगों की टीम है
तो द प्रॉब्लम ऑफ कि उनको कैसे मोटिवेट या मैनेज किया जाए वो लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। सही लोगों को बहुत टाइटली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं। अगला सवाल, अगर मैं एक हु को अफोर्ड ना कर पाऊँ तो आप एक काबिल हु को ना हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें एक कॉस्ट की तरह मत देखिए, उन्हें एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए खुद में और अपने रिजल्ट्स में। जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे हु को हायर करने के लिए उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी, आपका टाइम आपके 80% टास्क्स में ही फोकस्ड रहेगा जो सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। आप 10x हायर रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने काम को उस डेप्थ के साथ नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अगला सवाल आता है कि कैसे ढूंढूं मैं सही हुज को। शुरुआत में आप इस काम में बहुत ग्रेट नहीं होंगे क्योंकि ये काम भी एक स्किल है जो करते करते आप सीख जाएंगे। सबसे पहले तो एक असिस्टेंट को हायर कीजिए। आप एक डिजिटल असिस्टेंट भी हायर कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे जैसे आप हु नॉट हाउ की पावर को देखने लगेंगे आप उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप एक काबिल हु को ढूंढ सकते हैं। इवन सोशल मीडिया इटसेल्फ, जितना ज़्यादा आप स्पेशलाइज होते जाएंगे उतना आपको स्पेसिफिक हुज की ज़रूरत पड़ेगी जो और आसान बना देगा उन्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि इतने स्पेसिफिक स्किल सेट्स के लोग बहुत कम ही होंगे। क्या होगा अगर मैं गलत हु को हायर कर लूँ और अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर लूँ? सच बताऊँ तो ऐसा अक्सर होता रहता है, पर आपको गेन में रहने की ज़रूरत है ना कि गैप में। सब कुछ आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है। आपने गलत हु को इसलिए हायर किया क्योंकि आप क्लियर नहीं थे आपको क्या चाहिए। यू weren't being a great buyer। जब आप बायर होते हैं ना कि सेलर, आप बहुत क्लियर होते हैं अपने स्टैंडर्ड्स पे कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए और क्लियर होते जाइए अपने डिज़ायर्ड स्किल सेट्स में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं बहुत ज़्यादा हु नॉट हाउ को ओवरडू कर दूँ? बहुत सारे कहते हैं नॉट रियली। जैसे जैसे आप अपनी यूनिक एबिलिटी में और एक्सेल करेंगे आपके रिजल्ट्स और बेटर आने लगेंगे, आपके टाइम की वैल्यू और बढ़ने लगेगी। आप हर एक एरिया में हुज को हायर करने लगेंगे। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करता है। अगर आप किसी को हायर कर सकते हैं अपना घर साफ करने के लिए या लॉन्ड्री करने के लिए, डिशेस करने के लिए या बहुत सारे काम करने के लिए, तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ टाइम है अपनी फैमिली के साथ वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। लेवल 2 से लेवल 3 एंटरप्रेन्योरशिप। 19th सेंचुरी में अमेरिकन रिलीजियस लीडर जोसेफ स्मिथ एक पूरे का पूरा शहर क्रिएट कर रहे थे, पूरी कम्युनिटी ऑफ नावो। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 लोग थे इसमें। गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल तक उनको विजिट करते हैं ये जानने के लिए कि इतने सारे लोगों को स्मिथ कैसे गवर्न कर पाते हैं। स्मिथ बताते हैं कि ऐसा करना बहुत ईजी है, मैं उन्हें सही प्रिंसिपल्स सिखाता हूँ और वो खुद को खुद ही गवर्न कर लेते हैं। सच में ये काम करने का ये सबसे आसान तरीका है। हालांकि ऐसा करने के लिए एक बहुत ही क्लियर विजन, स्टैंडर्ड्स और कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के बाद ही आप राइट हुज को अट्रैक्ट कर पाओगे और इन लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खुद से खुद को गवर्न कर सकते हैं। लेवल 2 से 3 की एंटरप्रेन्योरशिप लेवल में आप खुद को एज ए लीडर रिप्लेस कर चुके होते हैं आपसे बेटर लीडर्स के साथ जो आपकी कंपनी को रन करते हैं। अब आप फ्री हो चुके होते हैं डे टू डे ऑपरेशन से और बिल्कुल अच्छे से फोकस कर सकते हैं न्यू पॉसिबिलिटीज़ पे और खुद को इनोवेट करने पे। एक लीडर में ट्रस्ट करना बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए, क्योंकि बिना ट्रस्ट के ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप्स हो ही नहीं सकती। अपनी बुक द स्पीड ऑफ ट्रस्ट में स्टीफन कॉय समझाते हैं कि ट्रस्ट को गेन करने के लिए आपको ट्रस्ट देना पड़ता है और जब आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं दे शो अप इन अमेजिंग वेज। व्हेन यू ट्रस्ट द राइट पीपल दे एक्सपैंड दैट ट्रस्ट। यही वो बेस्ट तरीका है टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द पीपल। लोगों को हाईली मोटिवेटेड रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोनॉमी, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कब चाहते हैं, किसके साथ चाहते हैं। फिर आता है मास्टरी, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए अपनी यूनिक एबिलिटी को लगातार इवॉल्व करने के लिए। फिर आता है रिलेटेडनेस, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए विथ 10x इंडिविजुअल्स जिनके साथ आप कोलैबोरेट और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। अगर आपको हायर लेवल ऑफ टीम वर्क को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बहुत सारा कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। ना केवल आपके हुज अपने हाउस को
फुली ओन करें, उनके पास कंप्लीट परमिशन हो ऐसा करने के लिए। लेवल 3 से लेवल 4 एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम सेल्फ मैनेजिंग कंपनी टू सेल्फ एक्सपैंडिंग यूनिक एबिलिटी टीम वर्क। एक सेल्फ मैनेजिंग टीम की नेचुरल एक्सटेंशन होती है सेल्फ मल्टीप्लाइंग टीम। एज ए लीडर आप टोन सेट करते हो हर उस चीज़ की जो आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपकी टीम में हो रही है। जब आप अपनी यूनिक एबिलिटी को बहुत सीरियसली लेते हो और आप अपने 10x प्रोसेस में इतना अच्छे से इन्वॉल्व हो कि आप अपने 80% को एलिमिनेट करते जा रहे हो, तो आपकी टीम भी इनकरेज होती है यही काम करने के लिए। आपकी टीम अपनी यूनिक एबिलिटी को सीरियसली लेती है और वो डबल डाउन करती है अपने 20% में, जो उन्हें एक्साइट भी करता है और डराता भी है। इस सेल्फ मैनेजिंग टीम वर्क वाली कंपनी में हर एक इंडिविजुअल मेंबर लगातार अपने रोल को खुद से रिफाइन करता है और वो सिर्फ उन एरियाज में वर्क करता है जो उसे एक्साइट और एनर्जाइज करता है। और ऐसा करते हुए जो रेस्ट 80% है उसका, वो राइट होस्ट को अट्रैक्ट करता है वो काम करने के लिए, जिनके लिए वो काम उतना ही एक्साइटिंग और उतना ही इंटरेस्टिंग हो। ये वो तरीका है जहाँ टीम खुद से एक ऑटोनॉमस वे में एक्सपैंड होती जाती है। अ वर्ड ऑफ कॉशन, डैन बताते हैं कि जब आप लोगों को एनेबल करते हैं ऑटोनॉमसली ऑपरेट करने के लिए अपनी यूनिक एबिलिटी में, वो इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल और ब्रिलियंट होते जाते हैं हर वो चीज़ में जो वो करते हैं। इनफैक्ट वो इतने वैल्यूएबल हो जाएंगे कि उनके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपको छोड़कर जाने और दूसरी कंपनीज के साथ काम करने के लिए। कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ये होता है कि हर कोई इंसान रिप्लेसेबल है और आप कभी भी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हो। पर एक लौता तरीका जिससे आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन को बना सको इज़ व्हेन, जब आप लोगों को उनकी यूनिक एबिलिटी में इस हद तक एक्सेल करा चुके होते हो कि अब वो वर्चुअली इरिप्लेसेबल होते हैं। आप उनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, जानता हूँ कि ये सुनना थोड़ा रिस्की लग सकता है, पर ये वो रिस्क है जो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ग्रेटनेस बिना रिस्क के नहीं आती। एक रिस्क और इन्वॉल्व होता है जब आप इतने वैल्यूएबल यूनिक एबिलिटी वाले लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर आपने 10x विजन रखना बंद कर दिया तो आपके बेस्ट पीपल आपको छोड़ के चले जाएंगे और ये बेस्ट लोग उन टीम्स के साथ टीम अप करेंगे जो 10x में इंटरेस्टेड है, ना कि सिर्फ 2x में। दोस्तों, इसी के साथ इस बेहतरीन बुक की ऑडियो समरी ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस जर्नी को एंजॉय किया होगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपने सच में पूरी बुक को सुना है, तो डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का।